स्वागत है आपका डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको होगा डर का एहसास, वो भी दुगना। तो अगर आपको ऐसी ही डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी को शेयर किया है मनोज जी ने। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं मनोज जी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं आज अधेड़ उम्र तक पहुंच चुका हूं, लेकिन ये मेरे बचपन की कहानी है। मेरे बचपन में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं ना किसी को बता पाता हूं और ना ही कोई समझ पाता है। इस कहानी को मैं इस चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहता हूं और ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि इसे आप सच मानते हैं या नहीं। ये बात तब की होगी जब मैं 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ा करता था। तब मेरे दादाजी की सेहत काफ़ी खराब रहने लगी थी और वो ज़्यादातर अपने बिस्तर पर पड़े रहते थे। हमारे गांव में दादाजी की बहुत बनी हुई थी और हर कोई दादाजी से मिलने आ रहा था। दादाजी को इस तरह से बीमार देखकर हर कोई हैरान था। दादाजी आर्मी में रह चुके थे और उनकी पहुंच बहुत आगे तक थी। गांव में तो उनकी पहचान बहुत थी और सब लोग उनसे प्यार करते थे। गांव में जब भी किसी का झगड़ा होता तो मेरे दादाजी वहां पर पहुंचकर उसे सुलझाते। इसी के साथ शहर में कई मंत्रियों तक को मेरे दादाजी जानते थे। अब हर कोई दादाजी से मिलने घर पर आ रहा था और घर पर आम तौर पर लोगों का तांता लगा ही रहता। दादाजी की सेहत भी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और हर कोई यही कह रहा था कि दादाजी को अब कसरत करनी चाहिए, लेकिन दादाजी बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगे थे और वो बार बार कहते, शायद हो सकता है मेरे जाने का समय आ गया। दादाजी हर किसी को यही कहते हुए मिलते और हर कोई इस बात को हंसी में उड़ा देता। घर में रात तक कोई ना कोई आया ही रहता और दादाजी से वो मिलने घर पर ही रहता। कभी कभी कोई लोग तो घर पर सोकर भी जाते। इसी तरह रोज का काम हो गया था। लेकिन एक आदमी जो मेरी नज़र में हमेशा खटकता रहता, वो एक काले रंग के कुर्ते में होता और उसने अपना सर भी ढका हुआ होता। वो ज़्यादातर दादाजी के पास ही रहता और वो किसी से बात नहीं करता। मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था और वो दादाजी के पास ही रहता। मैं दूर से दादाजी को इशारा करके कहता कि ये कौन है, और दादाजी हंसी में बात को उड़ा देते और कहते, चलो पानी लेकर आओ। जब भी मैं पानी लेकर वापस कमरे में जाता तो वो आदमी वहां नहीं होता। कभी कभी वो मुझे गली में मिलता और दरवाजे के पास खड़ा हुआ दिखता, लेकिन जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता वो आगे को निकल जाता। कभी कभी मैं उसका पीछा करता और वो गली में एकदम से गायब हो जाता। मैं यही सोचा करता था कि ये दादाजी का शायद कोई पुराना दोस्त होगा, लेकिन मैं पिताजी से काफ़ी ज़्यादा डरता था, इसलिए पिताजी को ये बात पूछ नहीं सकता था। लेकिन मेरा प्यार दादाजी से बहुत ज़्यादा था तो मैं दादाजी से बार बार पूछता रहता, आखिर वो काले कुर्ते वाला कौन है। और दादाजी यही कहते कि तुम्हें भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी मत पूछो, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे परेशान मत करो। मैं जब भी दादाजी से उसकी बात करता तो दादाजी इसी तरह का घुमा फिरा कर जवाब देते, लेकिन कभी भी वो मुझे पता नहीं करने देते कि आखिर वो कौन है। अब धीरे धीरे दादाजी की सेहत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी और वो बिस्तर पर उल्टियां करने लगे थे। सब लोग उनके पास आकर आंखें भारी कर लेते और सबको शायद यही लग रहा था कि दादाजी की सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और शायद उनके कम ही दिन बचे हैं। लेकिन मैं यही देखता कि वो काले कुर्ते वाला अब दादाजी के पास ही बैठा रहता। पहले तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछ सकूं कि वो कौन है, लेकिन एक बार मैं उसके पास जाकर उसे बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादाजी तब बहुत ही गुस्से में आ गए और वो मुझे कहने लगे कि चले जाओ कमरे से बाहर। दादाजी की इस बात को सुनकर मैं भी हैरान था।
पहली बार मैंने खुद पर दादाजी को गुस्से देखा था। इससे पहले चाहे मुझसे कुछ भी टूट जाए, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, दादाजी मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करते थे। लेकिन आज पहली बार था दादाजी इस तरह से गुस्सा थे। लेकिन अब दादाजी की सेहत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी और मैं देखता वो काले कुर्ते वाला दादाजी के जैसे करीब जाता जा रहा था। हमेशा ही दादाजी के बिस्तर के पास किसी को बैठने नहीं दिया जाता, लेकिन अब तो वो काले कुर्ते वाला दादाजी के सर के पास बैठने लगा था। मैं काफी हैरान था, आखिर उसे कुछ कोई कहता क्यों नहीं? आखिर उसे बाहर जाने को कोई कहता क्यों नहीं? रात के वक्त भी अब वो दादाजी के पास ही बैठा रहता। पहले तो मैं अपने पिताजी से डर रहा था कि उनसे कैसे बात करूंगा, लेकिन अब मेरा डर कम हो गया था और मैं एक दिन पिताजी से पूछने ही लगा, आखिर वो काले कुर्ते वाला कमरे में क्यों बैठा रहता है? पिताजी का जवाब बहुत ही अजीब था। उन्होंने कहा कि काले कुर्ते वाला हमारे घर कोई आया ही नहीं। आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? तो मैं अपने पिताजी को खींचकर कमरे में ले गया और उन्हें कहा कि वो यहां बैठा रहता है। वो कौन है? तब मेरे दादाजी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे। उन्होंने कहा कि इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगा है। इसे अब मेरे कमरे में आने मत देना। दादाजी को इस तरह से गुस्सा देखकर पिताजी भी मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और वो मुझे बाहर ले आए। लेकिन मैं बाहर आकर भी पिताजी को यही कह रहा था, सच में पिताजी, उनके पलंग के पास ही कोई काले कुर्ते वाला बैठा रहता है। आखिर वो कौन है? बाहर आकर पिताजी का भी गुस्सा जैसे ठंडा हो गया था। वो भी मुझसे पूछ रहे थे, आखिर वो कैसा दिखता है? तो मैंने पिताजी से कहा, उसने अपना मुंह ढका होता है, मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है, लेकिन उसके कपड़े काले होते हैं और उससे बहुत ही दुर्गंध आती है। ये दुर्गंध पसीने की नहीं है, लेकिन बड़ा ही अजीब सा एहसास होता है। इसके बाद पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया और वो मुझे कहने लगे कि दोबारा उस कमरे में मत जाना। इसके एक हफ्ते बाद दादाजी की मौत हो गई और मैंने उस काले कुर्ते वाले को कभी अपने घर में नहीं देखा। आज मैं अधेड़ उम्र तक पहुंच चुका हूं, लेकिन वैसे काले कुर्ते वाले को मैंने दोबारा कभी नहीं देखा। मैं सबसे इस बात को शेयर करता हूं, लेकिन हर कोई मुझ पर हंसता है। मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला। आखिर वो काले कुर्ते वाला कौन था? क्या वो कोई भूत प्रेत था जो दादाजी को चिपक गया था, या वो कोई मृत्यु दूत थे जो दादाजी को आखिरी समय पर लेने आए थे? लेकिन हैरानी की बात तो ये, आखिर उस समय वो मुझे नजर क्यों आ रहे थे? और क्या सबके साथ ऐसा ही होता है? क्या आप मुझे अपना जवाब दे सकते हैं?